Hello everyone, welcome to a fantastic channel Anusha Tutorial. Today we are dealing with a topic which is known as reproduction in organism. Reproduction in organism. वेलकम टू माय चैनल। पर सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपको मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊँगी जैसे कि आपको एक आपकी कोचिंग टीचर पढ़ाती है या आपकी स्कूल टीचर पढ़ाती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए या कोई चीज़ आप मेरी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टुडे वी आर डीलिंग विद द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी होंगे हमारी क्लास में, तो मैं बताना चाहूँगी उनको कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है इस वर्ड का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है जनन, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्राणी, यानी कि जो उनका पार्ट है प्राणियों में जनन। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। अब रिप्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, रिप्रोडक्शन का मतलब जो है वो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिफाइन रिप्रोडक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज पे आता है जब उसे मल्टीप्लाई करना होता है, और वो मल्टीप्लाई करता है ताकि उसकी स्पीशीज़ है वो ख़त्म ना हो, आगे बनी रहे। उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब थ्रू रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसमिट करता है अपनी ही नेक्स्ट जनरेशन में। यानी कि आपने सुना होगा कि बड़े जो उम्र दराज लोग होते हैं वो कहते हैं कि बेटा हमारी एज हो गई है और हमने देखा है तुम बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे दिखते हो। या कोई जो आपकी मम्मा की फैमिली से होंगे वो ये कहेंगे आपको कि आप अपनी मदर की तरह रिजेंबल करते हो, या आपकी नोज़ मदर की तरह है, आपके लिप्स फादर की तरह है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये क्या है, ये एक फीचर है रिप्रोडक्शन का, वो सही कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप जेनेटिक मटेरियल है, जो कुछ जीन्स होते हैं जो कि हम अगले टॉपिक में हमारे डील करेंगे, जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, कि क्या ज़रूरत है कि हम मल्टीप्लाई करें, क्या ज़रूरत है कि हम हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे बच्चों को दें, इसकी क्या ज़रूरत है, तो बेटा जो रोल ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आपको एक ही लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो कि नो बडी लीव्स फॉर एवर, हाउ एवर लाइफ गोज ऑन। यानी कि कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता है, हमेशा जीवित नहीं रहता है, लेकिन जो उसकी लाइफ है, जो उसकी स्पीशीज है वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, जो लाइफ है वो हमेशा चलती रहती है, लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। कभी ऐसा देखा है इंसान, एक परिवार था 70 साल तक दादाजी जिए, उसके बाद कोई मेंबर ही नहीं है। यानी कि मतलब ऐसा हो सकता है कि डेथ हो गई हो या अब नहीं है, पर ऐसा कभी होता है कि थे ही नहीं या है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो बस नो बडी लीव्स फॉर एवर हाउ एवर लाइफ गोज ऑन। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता, एक बार चूहे होते, थोड़े टाइम वो जीते 2 साल, और 2 साल बाद वो मर जाते, फिर धरती पे चूहे ही नहीं होते। ऐसा नहीं होता ना। तो बस यही रोल है रिप्रोडक्शन का। अब एक नेक्स्ट टर्म आपके सामने आया है जो मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है, लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन है, अगर आपके बहुत टाइम जो कॉमन एग्जाम्स होती है, बोर्ड एग्जाम्स होती है, उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पैन। तो बेटा लाइफ स्पैन कुछ बहुत बड़ी सी बात नहीं है, लाइफ स्पैन इज नथिंग बट अ टाइम पीरियड। अब आप कहेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बेटा वो टाइम पीरियड बर्थ से, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ तक का, वो उसकी लाइफ स्पैन कह सकते हैं, यानी कि उसकी उम्र एक तरह से। ठीक है, जैसे कि हर की लाइफ स्पैन कुछ फिक्स होती है हर स्पीशीज़ की। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए रेट ले लीजिए, आपका जो कॉमन रेट होता है, आपका हाउस रेट, वो ज़्यादा नहीं, बस 2 साल जीता है। ठीक है, अब बेटा आपकी जो लाइफ स्पैन है उसकी भी 4 स्टेजेस होती है, यानी कि देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। फर्स्ट वन इज जुवेनिलिटी,
यानी कि वो पीरियड, आपकी लाइफ का वो टाइम पीरियड जब आप रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है, या आपकी बॉडी जो है अभी तक रिप्रोडक्टिव स्टेज पे नहीं पहुंची, यानी कि प्रायर टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। मैंने रिप्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेज इज योर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? स्टेज टू रिप्रोड्यूस, यानी कि अब इस स्टेज में आप रिप्रोडक्शन के काबिल हो गए हैं। और ये आपका जो ज्वेनिटी है, जो आपकी फर्स्ट फेज है, आपका जो फर्स्ट स्टेज है, उसका एंडिंग पॉइंट, एंड ऑफ योर फर्स्ट स्टेज, यानी कि आपका ज्वेनिटी फेज का एंड। थर्ड इज एजिंग एंड सेनेसेंस। बेटा एजिंग आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बेटा अब नहीं हो पाता है, अब हमारी उम्र हो गई है, उम्र हो गई है। तो बस वो उम्र होना जो है उनकी लैंग्वेज में, वो हमारी साइंस की लैंग्वेज में है एजिंग। एजिंग यानी कि आपकी जो बॉडी जो है वो धीरे 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 अपनी जो प्रोग्रेसिव तरीके से डिटोरिएट होने लग जाती है, बिल्कुल अब काम करना धीरे 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 बंद करनी पड़ती है और बंद करने लग जाती है, जिसमें एजिंग किसको लीड करती है? डेथ को। अब आप कहेंगे डेथ, तो हाँ बच्चों, जो आपकी डेथ है वो आपका फोर्थ फेज है। आपकी जो आपका लाइफ स्पान है उसका फोर्थ फेज, एक स्टेज है, वो क्या है? डेथ। डेथ तो आप सब जानते हैं क्या होती है। डेथ इज नथिंग बट स्टॉपेज ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ योर बॉडी, यानी कि इस स्टेज में आके आपकी सारी बॉडी की एक्टिविटीज बंद हो गई। अब हमने एजिंग पढ़ी थी, इसीलिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें एक डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, वास्ट नॉलेज चाहिए इस टॉपिक का, उनके लिए, कि स्टडी ऑफ एजिंग इज नॉन एज जीरोंटोलॉजी। अंडरस्टूड? नाउ डेथ, हम वापस डेथ पे आ जाते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया कि डेथ क्या होती है, कि आपकी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो सब स्टॉप हो जाती है। पर बेटा डेथ, केवल डेथ कॉमनली बस दिल का दौरा पड़ा मर गए, ऐसा हमको दिखता है, पर ऐसा असलियत में होता नहीं है। डेथ भी दो तरह की होती है। कौन कौन से दो तरीके? एक होती है क्लिनिकल डेथ और सेकंड आपकी होती है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट एंड योर पल्स रेट, यानी कि इसमें आपका जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा, आपकी धड़कन बंद हो जाएगी, रिदम सुनाई देना आपको बंद हो जाएगी। और क्या होता है इसमें क्लिनिकल डेथ में? जो आपका प्यूपिल डायलेशन है, आपकी आंखों में प्यूपिल होता है, जो आपको छोटी क्लासेस में बताया होगा, वो स्टैटिक हो जाता है, उसका मूवमेंट बंद हो जाता है, वो हिलना बंद कर देता है। अब बायोलॉजिकल डेथ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? ये क्लिनिकल डेथ के कुछ घंटों बाद होती है, यानी कि डेथ ऑफ बॉडी सेल्स। बेटा आपने हमेशा देखा होगा कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो अंग दान करते हैं या जो डोनेशन देते हैं अपने ऑर्गन्स का, वो टीम क्या होती है? जल्दी से आ जाती है। जैसे ही किसी की डेथ होती है, आप इन्फॉर्म करते हो, कुछ मिनटों या कुछ घंटों बाद आपकी टीम आ जाती है और उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके एक पर्टिकुलर केमिकल में डाल देती है। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि क्लिनिकल डेथ के बाद भी आपकी बॉडी की सेल्स एक्टिव है, आपकी बॉडी की सेल्स अभी जिंदा हैं, आपकी ब्रेन सेल्स अभी जिंदा हैं, इसलिए। यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमेशा क्लिनिकल डेथ के बाद बायोलॉजिकल डेथ के पहले कर देना चाहिए। अंडरस्टूड? मैं बता दूं कि ट्रांसप्लांटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बायोलॉजिकल डेथ में ट्रांसप्लांटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी आपकी बॉडी की सेल्स एक्टिव है, अभी आपकी बॉडी की सेल्स मरी नहीं है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा एक चीज़ ये बताओ कि आपकी जो सबसे लास्ट में कौन सी सेल्स की डेथ होती है, तो आपकी सबसे लास्ट में जो डेथ होने वाली सेल्स हैं वो है आपकी ब्रेन सेल्स। आपकी ब्रेन सेल्स लास्ट तक एक्टिव रहती है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई टॉपिक। नाउ रिंकल्स। बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, रिंकल्स हो गए, रिंकल्स हो गए। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि रिंकल्स क्यों होते हैं। क्या होता है कि जो कोलाजिन है ये आपका एक टाइप का प्रोटीन है। प्रोटीन तो आप सब जानते होंगे प्रोटीन का मतलब, ठीक है, और नहीं भी जानते होंगे तो हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। तो कोलाजिन जो है एक टाइप का प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी के टोटल बॉडी प्रोटीन के 40% को कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि कितना होता है ये आपकी बॉडी में? 40%।
और ये नॉन रिन्यूएबल प्रोटीन है, ये वापस बनता नहीं है और टाइम के साथ धीरे धीरे स्टिफ होने लग जाता है। ठीक है, स्टिफ हो जाता है टाइम के साथ, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी चेहरे पे, आपकी बॉडी पे आपको क्या दिखने लग जाते हैं, रिंकल्स। रिंकल्स कहें तो बेटा झुर्रियाँ। ठीक है, नाउ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमने रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ स्पान क्या है, डेथ कितने टाइप की होती है, जो लाइफ स्पान के आपके फेजेस हैं, सब हमने डील कर लिए। अब है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की मेथड्स होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन की मेथड्स, या यूं कहे तो आपके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट, यानी कि केवल एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। यहाँ पर गैमीट फ्यूजन नहीं होता। गैमीट क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी अभी। ठीक है, हमारे आगे के वीडियोस में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, और जो संतानें होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सिमिलर होती है। जो आपकी ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, जो आपकी न्यू कमिंग सेल्स होती है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखती हैं। और यहाँ गैमीट्स की जगह जो बनता है वो है आपके क्लोन। यहाँ गैमीट्स नहीं बनते, क्लोन बनते। क्लोन का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑफस्प्रिंग जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखे। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट है। यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से कुछ हद तक सिमिलर होते हैं, बाकी डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कार्बन कॉपी है। ठीक है, और यहाँ गैमेट बनते हैं। इतना आप समझ गए हैं? तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम वापस आ जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि 2 पेरेंट्स नहीं हैं, सिंगल पेरेंट की आपको जरूरत है। नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझाना चाहूँगी, आपके फ्लो चार्ट से। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फर्स्ट इज योर फ्यूजन, प्लाज्मोटमी, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा फ्यूजन की अगर हम बात करें तो है बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बडिंग की बात करें तो इसके भी 2 टाइप है, इंडोजीनस बडिंग एंड एक्सोजीनस बडिंग। अगर हम स्पोरुलेशन की बात करें तो 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, कितने टोटल मिला के 5 तरह के स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कॉनिडिया, ओइडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, और अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, तो ये 2 मेथड से होता है, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड्स में कलम काट के लगा दी, जड़ लगा दी, लीव्स लगा दिए, ठीक है, वो सब। और इसमें जो आर्टिफिशियल होता है वो ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, कटिंग और माइक्रो प्रोपगेशन से। अब हम जो ये चीज़ें हैं इसको हम बाद में हमारे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मैं आपको डिटेल से जितना इतना आगे तक बताया है उसके बाद का मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।